हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम साइकोलॉजी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक मापन और मूल्यांकन से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम मापन और मूल्यांकन की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा। तो इसमें मापन और मूल्यांकन से संबंधित 30 प्रश्न रखे गए हैं, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन मापन और मूल्यांकन से पूछे जाते हैं। ये वीडियो टीचिंग एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन से अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए है छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना या स्वास्थ्य परीक्षण करना। तो मूल्यांकन किसके लिए किया जाता है? छात्रों के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? छात्रों की अधिगम या सीखने के संबंधित जो उनमें सफलता या असफलता है उसका अध्ययन करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी से पता लगाया जाता है कि छात्रों ने किसी चीज़ को कितनी सीखा, कितना कम सीखा, कितना ज़्यादा सीखा, ये सभी चीज़ें इसी से पता लगाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होता है मूल्यांकन का? शैक्षिक उद्देश्यों में स्पष्टता लाना। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा के उद्देश्य जो निर्धारित किए जाते हैं उनकी पूर्ति के लिए समय समय पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए, जिससे बच्चों की प्रगति का पता चलता है कि बच्चे कितनी प्रगति कर रहे हैं या कितना पीछे जा रहे हैं, जिससे उसमें सुधार लाया जा सकता है। तो शैक्षिक उद्देश्यों में स्पष्टता लाना सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है छात्रों का वर्गीकरण और श्रेणी निर्धारण करना। ये भी देखिए सही बात है। मूल्यांकन से ही छात्रों को पता लगाया जाता है कि कौन सा छात्र किस लेवल का है, कौन कौन से छात्र किस किस लेवल में आते हैं। तो ये छात्रों का श्रेणीकरण और वर्गीकरण मूल्यांकन के आधार पर ही किया जाता है। नेक्स्ट है प्रयोजन के अनुसार चयन करना। जिस चीज़ की ज़रूरत है मूल्यांकन के अनुसार ही पता लगाया जाता है उसका और उसी के अनुसार चयन किया जाता है। ये भी सही बात है। तो यहाँ पर उद्देश्य पूछ रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छात्रों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए वर्ष में 2 बार, लगातार वर्ष भर, वर्ष में 3 बार या वर्ष के अंत में। तो छात्रों का मूल्यांकन वर्ष में कितनी बार किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लगातार वर्ष भर छात्रों का मूल्यांकन किया जाता रहना चाहिए। मूल्यांकन से छात्रों की उन्नति और अवनति का पता लगाया जाता है और उसी के अनुसार उसमें सुधार भी किया जा सकता है। तो अगर लगातार वर्ष भर मूल्यांकन करते रहा जाएगा तो उससे छात्रों की उन्नति और प्रगति का पता चल पाएगा और उससे सुधार लाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन के मध्य अंतर है। क्या अंतर है? शिक्षण शक्ति का, पाठ्य वस्तु का, समय का या उद्देश्य का। तो सतत मूल्यांकन क्या होता है? निरंतर लगातार किया जाने वाला मूल्यांकन। और व्यापक मूल्यांकन का होता है प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन। तो दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में उद्देश्यों का अंतर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मूल्यांकन के पक्ष होते हैं। मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? 3, 4, 5 या 2। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मूल्यांकन के जो पक्ष होते हैं वे 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है। किस पर बल देता है? बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण पर, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, या शिक्षण के साथ परीक्षाओं की सामंजस्य पर। तो ये जो सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों का किया जाता है यह किस पर बल देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चे जो सीख रहे हैं उसको अवलोकन करने, उसको रिकॉर्ड रखने और उसको किस प्रकार से सुधारा जाए इस पर सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है। ना ही बोर्ड परीक्षाओं पर बल देता है और ना ही परीक्षाओं के साथ सामंजस्य पर बल देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डॉट डॉट का डॉट डॉट जरूर होना चाहिए। यहाँ पर 2 रिक्त स्थान है, दोनों को भरना है। तो हम पहले में भरते हैं, चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए, अभिभावकों का समावेशन जरूर होना चाहिए, विद्यार्थियों का बहिष्करण जरूर होना चाहिए या अन्य शिक्षकों का समावेशन जरूर होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? अब देखिए जो पोर्टफोलियो होता है इसमें बच्चों से संबंधित जानकारी होती है, उसे पढ़कर पता लगाया जा सकता है बच्चे के बारे में। तो इसमें किसका समावेशन जरूरी होगा? बच्चे से संबंधित जानकारी हुई तो बच्चे का समावेशन ही जरूरी होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
फर्स्ट में होगा विद्यार्थियों और इसमें यहाँ पर होगा समावेशन, मतलब विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए, ना ही अभिभावकों का समावेशन जरूरी है, ना ही अन्य शिक्षकों का समावेशन जरूरी है। और अगर विद्यार्थियों का बहिष्करण कर दिया जाएगा तो उसमें रहेगा क्या, कुछ नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु को मात्रा के रूप में प्रकट करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, बताया गया था थ्योरी वाले वीडियो में, मापन, मूल्यांकन, परिधि या संक्रिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी भी वस्तु को मात्रा के रूप में या संख्यात्मक रूप में प्रकट करने की प्रक्रिया को कहते हैं मापन। मूल्यांकन में गुणों के रूप को प्रकट किया जाता है, जबकि मापन में संख्या या मात्रा के रूप में प्रकट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार है, क्या है तार्किक आधार, सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन करना, आकलन के अवसरों का अधिकरीकरण, मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति या शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन किस लिए किया जाता है, इसका तार्किक आधार क्या होता है, सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन में सभी पक्षों का आकलन करना, निरंतर रूप से आकलन करना। तो इसमें बच्चे जो सीख रहे हैं उसके एक से अधिक पक्षों का आकलन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डॉट डॉट के प्रति सचेत होना चाहिए। अगर आकलन कर रहे हैं आप, कोई शिक्षक विद्यार्थियों को आकलन कर रहे हैं, तो उसके लिए किसके प्रति सचेत रहना चाहिए, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करने के प्रति, विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी की उपाधि देने के प्रति, शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रतिपुष्टि या फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही बात है। यहाँ पर पूछ रहा है किसके प्रति सचेत रहना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थियों को बुद्धिमान, जब विद्यार्थियों को अलग अलग श्रेणियों की उपाधि दी जाती है, जैसे बुद्धिमान, औसत शिक्षार्थी, तो वहाँ पर बहुत ही सचेत रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे बच्चों में गलत भावनाएं भी पैदा हो सकती हैं, उनकी रुचि भी खत्म हो सकती है। तो हमें किसके प्रति सचेत रहना चाहिए, विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी की उपाधि देते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है, यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। इस टाइम सतत और व्यापक मूल्यांकन का ही प्रयोग किया जाता है वर्तमान में। तो यह कब किया जाता है, जब बच्चों को पहले शिक्षा प्रदान की जाती है, उसके बाद मूल्यांकन किया जाता है, सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है, इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों या ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है, सामान्य रूप से अंक या ग्रेड बच्चों को प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, इसमें सूचना अध्यापकों द्वारा एकत्र की जाती है। तो ये जो मूल्यांकन किया जाता है अध्यापक करते हैं, अध्यापक ही बच्चों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं, तो ये भी सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है, इसमें सूचना छात्रों के द्वारा एकत्र की जाती है। तो मूल्यांकन में अध्यापकों के द्वारा सूचना एकत्र की जाती है, ना कि छात्रों के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना, बिल्कुल सही बात है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से बच्चों पर जो दबाव पड़ता है उसको कम किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, छात्रों में प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का उपयोग करना। अब यहाँ पर देखिए, ग्रेडों का उपयोग करना, ये भी बिल्कुल सही बात है, अंकों के स्थान पर ग्रेडों का प्रयोग करना चाहिए जो गुणात्मक रूप में आ गया। नेक्स्ट कह रहा है, निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। बच्चों के लिए समय समय पर कहाँ पर उनको कठिनाई आ रही है उसका निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना, निदान और उपचार की व्यवस्था होना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विद्यालय ने जो दिशा निर्देश नहीं दिया है वह है क्या, अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। रुचि के अनुसार अगर बिल्कुल ही छूट दे दी जाएगी बच्चों को, तो वह अपने विषय से अलग भी जा सकते हैं, कुछ भी पढ़ने का उनका जो रुचि होगी वह पढ़ेंगे। तो यहाँ पे विषय वस्तु में रहना भी जरूरी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य है, क्या है व्यापक का तात्पर्य, एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन, निरंतर मूल्यांकन तो हो गया, सतत मूल्यांकन, व्यापक का तात्पर्य ये नहीं है। नेक्स्ट है, छात्रों के शैक्षिक एवं सहशैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। तो व्यापक का मतलब सभी पक्षों का मूल्यांकन, शैक्षिक का भी और सहशैक्षिक का भी। यहाँ पर कह दिया कि किसी एक पक्ष का, बिल्कुल गलत बात है, अगर दोनों पक्षों का कहता तो सही होता। नेक्स्ट कह रहा है, छात्रों की ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन। नेक्स्ट कह रहा है, छात्रों की याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। याद करना नेगेटिव पॉइंट है, काट देंगे इसको। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि सभी क्षमताओं का
मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम के अच्छे मूल्यांकन के मानदंड हैं, ये युक्ति संगत होते हैं, ये विश्वसनीय होते हैं, ये तुलनीय होते हैं, ये सभी। तो अधिगम का जो अच्छा मूल्यांकन होता है उसके मानदंड क्या होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युक्ति संगत भी होते हैं, अच्छा मूल्यांकन जो होता है विश्वसनीय भी होना चाहिए और तुलनीय भी होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक बार होता है, जिससे छात्रों को सुविधा होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वर्ष के अंत में एक बार होता है, अलग अलग परीक्षाएं भी होती रहती है, परीक्षाओं जैसे तिमाही, छमाही, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षा में अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अंक प्रदान करना बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? और डी कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन होता है बच्चों की सभी योग्यताओं का इसमें मूल्यांकन होता है। बच्चे का जब खुद के उनके विद्यालय में मूल्यांकन होगा बाह्य परीक्षा की तुलना में, तो वहाँ पर क्या होगा, शिक्षक उनको जानते रहते हैं, उनके बारे में भी काफ़ी कुछ जानते रहते हैं, तो वह उनका मूल्यांकन अच्छे से कर पाते हैं बाह्य परीक्षकों की तुलना में। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है, इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्यापक वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है, इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। यहाँ पर देखिए कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, इसमें बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है, मूल्यांकन के व्यापक एवं नियमित बनाया जाता है। मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित, व्यापक मतलब सभी पक्षों का मूल्यांकन, बिल्कुल ये भी सही बात है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, सतत और व्यापक मूल्यांकन में परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण किया जाता है। बिल्कुल गलत बात है, विद्यार्थियों के केवल परीक्षा के आधार पर उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण नहीं किया जाता, उनके और भी पक्षों को देखा जाता है, निरंतर रूप से उनका मूल्यांकन किया जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में सभी पक्षों का मूल्यांकन करके उनको उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की श्रेणी में रखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, बाकी ए और सी और डी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्र के कौशल का किया जाना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता का स्तर, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, छात्रों के व्यक्तिगत कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति। तो यहाँ पर बताइए छात्रों की किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं होती, बल्कि छात्रों के विभिन्न क्षेत्रों के कौशल, उनमें कौन कौन से कौशल हैं इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का स्तर उनका क्या है, कितना सफल हो रहे हैं, इसका भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और छात्रों की कौशलों, रुचि और अभिवृत्ति, इनका भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सामाजिक आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, प्रत्येक विद्यार्थी की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना। बिल्कुल सही बात है, जब शिक्षार्थी का मूल्यांकन करना चाहिए तो प्रत्येक विद्यार्थी की जो अनुक्रियाएं होती हैं उनके बारे में शिक्षकों को संवेदनशील होना चाहिए। बच्चों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करते रहना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। बच्चों की सभी प्रगति, प्रत्येक क्षेत्र की प्रगति की सूचना एकत्र करते रहना चाहिए, उसके बाद ही उनको सफल या असफल घोषित करना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है, शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना, बच्चों की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेखबद्ध करना। ये भी देखिए सही बात है, बच्चों की विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करना और उनको अभिलेखबद्ध करना चाहिए। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या नहीं करना चाहिए? तो बच्चों को विभिन्न वर्गों में विभाजित नहीं करना चाहिए, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, समावेशी शिक्षा कहती है, और ना ही उनके बीच तुलना करनी चाहिए। तुलना करने से बच्चों में गलत भावनाएं पैदा होती हैं और जिससे उनमें नेगेटिव प्रभाव भी पड़ सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मक खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है? कौन सी विधि होती है वह? जांच सूची, प्रश्नावली, निरीक्षण या साक्षात्कार? साक्षात्कार तो इंटरव्यू होता है जिसमें छात्रों से प्रश्न किए जाते हैं लिखित या मौखिक रूप से और वो उनको उत्तर देता है। तो इसमें तो भाषा के प्रयोग, संवेगात्मक खेल के दौरान इनकी जरूरत नहीं पड़ती, तो ये होगा नहीं। निरीक्षण में बच्चों की सभी चीज़ों का निरीक्षण किया जाता है। प्रश्नावली में प्रश्न पूछे जाते हैं, बच्चों के सम्मुख प्रश्न रखे जाते हैं और उससे उनका आंसर लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों के भाषा के प्रयोग, विभिन्न क्षेत्रों में भाषा के प्रयोग, संवेगात्मक खेल के दौरान उनका व्यवहार, इन सभी चीज़ों का जो बच्चों के आकलन किया जाता है वह आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जांच सूची के अंतर्गत, और उसके आधार पर बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन द्वारा पता चलता है छात्रों के मानसिक विकास का, छात्रों की शैक्षिक स्थिति तथा प्रगति का, छात्रों के सामाजिक विकास का या छात्रों की सोच का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मूल्यांकन से क्या पता लगाया जाता है? छात्रों की शैक्षिक स्थिति, शिक्षा में उनकी क्या स्थिति है, कितनी प्रगति कर रहे हैं, कितनी उनकी प्रगति कम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैनिक मूल्यांकन लाभदायक होता है। दैनिक मतलब प्रत्येक रोज किया जाने वाला मूल्यांकन बालकों को ध्यान केंद्रित करने में, बालकों की तत्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में, कक्षा को अधिकाधिक तंग करने में या शिक्षक द्वारा अपने कर्तव्य का मूल्यांकन करने में। तो दैनिक मूल्यांकन से क्या लाभ होगा? उसमें बच्चों की जो तत्कालिक स्थिति होगी, जैसे किसी चीज़ को शिक्षक ने पढ़ाया और उसके बाद उन्होंने तुरंत मूल्यांकन किया, तो उससे क्या पता चलेगा कि बच्चे की जो तत्कालिक उस समय की स्थिति होगी उसी के आधार पर बच्चे की शैक्षिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन में गुणात्मक पक्ष का मापन करते हैं किसके द्वारा? साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा, छात्रों के गुणों के स्पर्श द्वारा, लिखित परीक्षा द्वारा या मौखिक परीक्षा द्वारा? तो अगर छात्रों के गुणात्मक पक्ष का आकलन करना है, गुणों का आकलन करना है, तो उसके लिए किसका मापन करना होगा, कैसे करना होगा? साक्षात्कार और अवलोकन द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गुणों का स्पर्श तो कोई होता नहीं कि छात्रों के कोई गुण है उनको स्पर्श कर लें। लिखित परीक्षा द्वारा छात्रों के गुणों का आकलन नहीं किया जा सकता और ना ही मौखिक परीक्षा द्वारा। साक्षात्कार के द्वारा बच्चों के बोलने के व्यवहार के द्वारा, उनके व्यवहार का अवलोकन करके तो मूल्यांकन के गुणात्मक पक्ष का मापन कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन करते समय आप प्री छात्रों को अधिक अंक देंगे, बिल्कुल गलत बात है, सभी को समान समझना चाहिए। मूल्यांकन निष्पक्ष करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये तो सही कह रहा है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, मजबूरी व सिफारिश वाले छात्रों को अच्छे अंक देंगे, बिल्कुल गलत है। सभी छात्रों को समान समझना चाहिए, किसी को भी ज़्यादा या कम अंक नहीं देने चाहिए, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मूल्यांकन निष्पक्ष करना चाहिए, किसी के भी पक्ष में नहीं रहना चाहिए, बल्कि जिसकी जितनी प्रगति हो उसी रूप से मूल्यांकन करना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? पाठ्यक्रम को बार बार दोहराया जाए, गृह कार्य दिया जाए, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, छात्रों का मूल्यांकन और समस्या समाधान साथ साथ किया जाए। तो अगर शिक्षण को बेहतर बनाना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? छात्रों के मूल्यांकन करना चाहिए और उनकी समस्याओं का जो उनकी समस्याएं हों उनका समाधान भी साथ साथ किया जाते रहना चाहिए, जिससे उनकी प्रगति को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, बिल्कुल देखिए सही बात है। बाह्य परीक्षक जो होते हैं वह तो बच्चों को उतनी अच्छी तरह से जान नहीं पाएंगे जितना अपने विद्यालय के शिक्षक जान पाएंगे, क्योंकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन्हीं के साथ रहते हैं। बाह्य परीक्षक तो बस आते हैं और मूल्यांकन करके चले जाते हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। अगर विद्यार्थी की क्षमता है, विद्यार्थी की प्रगति कर रहा है विद्यार्थी, तभी उसको अच्छे ग्रेड मिलना चाहिए। नेक्स्ट, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। सक्षम सभी होते हैं, बाह्य परीक्षक भी सक्षम होते हैं और विद्यालय के शिक्षक भी सक्षम होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर राइट होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक जो होते हैं अपने विद्यार्थियों को अच्छी तरह से बेहतर तरीके से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न करते समय साक्षात्कारकर्ता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रश्न क्रमबद्ध हों, बिल्कुल सही बात है।
प्रश्न सरल व स्पष्ट होने चाहिए, प्रश्नों की भाषा बच्चों को समझ में आनी चाहिए, तभी तो वे आंसर दे पाएंगे। ये भी सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति का उचित अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। बिल्कुल गलत बात है। साक्षात्कार जब किसी व्यक्ति का लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, तो बच्चों जो होते हैं उनको अपनी अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्रदान करना चाहिए, वे पूर्ण रूप से अपनी अभिव्यक्ति कर सके। यहाँ पर कह रहा है नहीं किया जाना चाहिए, तो ये रॉन्ग होगा। अब बताइए इसमें कौन कौन सा सही होगा? फर्स्ट एंड सेकेंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी उन्हें कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए, या कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर बच्चे को कोई चीज़ सिखाई जा रही है तो बच्चे उस कार्य को किस प्रकार कर रहे हैं, इसकी जानकारी उन्हें कब देनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब बच्चे कार्य करते रहें तो उसी समय सतत रूप से उसकी जानकारी उन्हें देते रहना चाहिए, जिससे अगर कोई गलतियां हो तो बच्चे उसको साथ साथ सुधारते भी जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। कक्षा 1 और 2 के छोटे छोटे विद्यार्थी होंगे, उनके लिए मूल्यांकन का तरीका कैसा होना चाहिए? लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर, या परीक्षण के आधार पर? तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। कक्षा 1 और 2 के छोटे छोटे बच्चे होंगे तो उनसे जो मूल्यांकन उनका होना चाहिए कैसे होना चाहिए? परीक्षण के आधार पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षात्कार जिसे आंग्ल भाषा में इंटरव्यू कहते हैं, इसकी उत्पत्ति एंटर हाई शब्द से हुई है। एंटर हाई किस भाषा का शब्द है? साक्षात्कार को इंटरव्यू कहते हैं तो बता ही चुके हैं। इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? एंटर हाई से। एंटर हाई जो शब्द है किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, ग्रीक भाषा का, फ्रेंच भाषा का, या जर्मन भाषा का? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये जो एंटर हाई शब्द है यह है फ्रेंच भाषा का शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन की वैधता से तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? मूल्यांकन की वैधता है कि वही मापन करे जिसके लिए उसका निर्माण हुआ है, मूल्यांकन कुशल अध्यापकों द्वारा संपन्न हुआ हो, मूल्यांकन पूर्णतः निष्पक्ष और आदर्श परिस्थितियों के अनुकूल हो, बालकों का समग्र मूल्यांकन हो। तो यहाँ पर देखिए मूल्यांकन की वैधता से क्या तात्पर्य पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही तो सभी पॉइंट हैं लेकिन वैधता पूछ रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मूल्यांकन की वैधता वह है कि वही मापन करे जिसके लिए निर्माण हुआ हो, मतलब जिसके लिए उस मूल्यांकन का निर्माण हुआ हो उसी के लिए वही मापन करना चाहिए। तो वही मूल्यांकन क्या होता है? वैध होता है। अगर किसी और के लिए निर्माण हुआ है उस मूल्यांकन का और दूसरे के ऊपर उसका प्रयोग किया जाए तो वह वैध नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।